नमस्कार दोस्तों, ऑल इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ओका। आज गीता जी के पांव तो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनका पोता पूरे 1 महीने का हो गया था। उसके जन्म के अवसर पर उनके बेटे बहू ने अपने ऑफिस के दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के लिए एक पार्टी रखी है। गीता जी मेहमानों की आवभगत में मशगूल थी और मेहमानों के लिए गर्मागर्म चाय रसोई घर में से लेकर आ रही थी। तभी अचानक उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और गीता जी के हाथ से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बचाया, लेकिन इस दौरान उनकी साड़ी पर चाय गिर गई और दाग पड़ गए। उसी समय उनकी बहू पूजा उनके पास आई और बजाय यह पूछने के कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई, उनकी बहू चिल्लाते हुए कहने लगी, मां जी, आखिर आपका ध्यान रहता कहाँ है? मैंने आपको अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और आपने उसे खराब कर दिया। यह साड़ी मेरी माँ ने मुझे दी थी। जानते हैं कितनी महंगी साड़ी थी? आपको तो कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तभी गीता जी, जिन्हें अपनी बहू की बातें सुनकर अपराध बोध होने लगा था, रुंधे स्वर में कहने लगी, नहीं बहू, मैं तो केवल चाय लेकर आ रही थी। इस दौरान मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा पैर चौखट से टकरा गया और यह सब हो गया। लेकिन उनकी बहू पूजा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह बोली, दरअसल गलती मेरी ही है जो आपको अपनी साड़ी पहनने के लिए दे दी। आप इन साड़ियों के लायक हो ही नहीं। सामने से उनका बेटा विनोद भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, माँ इतनी महंगी साड़ी पहनी थी तो ध्यान रखना चाहिए था ना, अब देखो पूरी साड़ी खराब हो गई। अपने बेटे और बहू द्वारा बोले गए इतने कड़वे शब्दों से आहत होकर गीता जी से अब रुका न गया। वह अपने कमरे में जाकर बैठ गई। गरम गरम चाय गिरने के कारण गीता जी के हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उन छालों की जलन भी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं दे रही थी जितनी बेटे बहू की तीखी बातों से उनके दिल को तकलीफ पहुंची थी। रह रहकर गीता जी की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। सोचने लगी कि पूरे 2 महीने हो गए उन्हें अपने बेटे बहू के घर आए और इस दौरान उन्होंने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक एक टांग पर खड़ी होकर काम करती रही। थकावट होने के बावजूद भी मुंह से उफ तक न की। लेकिन बहू को यह सब नजर नहीं आया और आज उसकी साड़ी पर थोड़े से दाग लग गए तो सबके सामने उसने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज वह उस दिन को कोस रही थी जब वह अपने बेटे बहू की बात मानकर खुशी खुशी उनके घर चली आई थी। दरअसल आज से करीब 2 महीने पहले जब पूजा माँ बनने वाली थी और एक दिन विनोद सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो पूजा उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी हालत तो तुम जानते ही हो। अब मुझसे घर के सारे काम नहीं हो पाते हैं। मैं सोच रही हूं कि हम दिन भर के काम के लिए एक पेड़ लगा लेते हैं। पूजा की यह बात सुनकर विनोद ने कहा, नहीं यार, मेड़ का तो बहुत खर्चा हो जाएगा। अभी मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। इस बारे में हम रात को बात करेंगे। मैं इसका कोई न कोई हल जरूर निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे तुम्हारे सारे काम भी हो जाएं और तुम्हें आराम ही आराम मिले। पूजा विनोद की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, ऐसा क्या करने वाले हो, मुझे तो बताओ। तब विनोद ने कहा, बस तुम देखती जाओ, मैंने जो तरकीब सोची है उससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना कहकर विनोद अपने ऑफिस चला गया।
रोजाना की तरह विनोद के जाते ही पूजा के मोबाइल की घंटी बज उठी और काफी देर तक पूजा अपनी माँ से बातें करती रही। शाम को जब विनोद वापस आया तो पूजा से कहने लगा, तुमसे घर का काम नहीं किया जाता ना, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने माँ बाबूजी को यहाँ बुला लेता हूँ। माँ तुम्हारा ख्याल भी अच्छे से रखेगी और घर का काम भी आसानी से हो जाएगा। अपने सास ससुर को बुलाने का नाम सुनकर पूजा का मुंह बन गया और कहने लगी, जब तुम्हारे माँ बाबूजी यहाँ रहेंगे तब कितना खर्चा हो जाएगा, इस बारे में तुमने नहीं सोचा? अरे पूजा, इसकी चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। माँ हमारे घर का सारा काम अच्छे से कर देंगी और बाद में बच्चे को पालने के लिए भी हम माँ को इसी घर में रखेंगे। तुम्हें काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यह बात सुनकर पूजा तपाक से बोली, अरे हाँ, यही बात तो मेरी माँ ने भी कही थी। मेरा मतलब है माँ का फोन आया था, वो भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 6 महीने के लिए अपने घर पर बुला लेना। घर के काम से लेकर बच्चे को संभालने तक सारे काम करती रहेंगी। लेकिन विनोद, माँ का तो ठीक है, लेकिन बाबूजी का यहाँ क्या काम है, उन्हें वहीं गांव में ही रहने दो। यहाँ तो केवल माँ की ही जरूरत है। तभी विनोद बोला, पूजा तुम समझती नहीं हो, अगर हम माँ को इतने समय के लिए बुलाएंगे तो बाबूजी के खाने पीने की समस्या हो जाएगी, और अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्जी लाना, दूध लाना, राशन का सामान लाना, सब काम पिताजी कर लेंगे। और फिर तुम ये क्यों भूल जाती हो कि उन्हें पेंशन भी तो मिलती है। जब वो इस घर में रहेंगे तो पेंशन भी तो इसी घर में खर्च करेंगे ना, मेरा खर्चा भी कम होगा। फिर विनोद ने कहा, जब बाबूजी रिटायर हुए थे तो रिटायरमेंट पर उन्हें अच्छी खासी रकम मिली थी, जिसकी उन्होंने एफडी बनवा ली थी। अब वो एफडी मैच्योर होने वाली है। जब बाबूजी यहाँ आएंगे तो लगे हाथ मैं उनसे उन पैसों के बारे में भी बात कर लूंगा। फिर हम एक बड़ा सा घर खरीदेंगे और सुकून से रहेंगे। तभी पूजा बोली, लेकिन फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे माँ बाबूजी भी हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहने आ जाएं। मैं उन लोगों के साथ हरगिज नहीं रह सकती। तभी विनोद ने कहा, अरे यार, तुम चिंता क्यों करती हो, एक बार पैसे हाथ में आ जाने दो, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। विनोद की ये बात सुनकर पूजा तो जैसे खुशी से उछल पड़ी और झट से बोली, फिर देर किस बात की है, जल्दी लगाओ ना अपनी माँ को फोन। हाँ हाँ, अभी लगाता हूँ। ऐसा कहकर विनोद ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, पूजा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। 8वां महीना चल रहा है, अब उससे घर का काम भी नहीं किया जाता और यहाँ तो काम वाली बाई भी नहीं मिल पा रही। माँ, एक काम करो ना, कुछ समय के लिए आप लोग यहाँ पर आ जाओ। बेटे की बात सुनकर गीता जी बोली, ठीक है बेटा, मैं इस बारे में तुम्हारे बाबूजी से बात करती हूँ। ऐसा कहकर गीता जी ने फोन रख दिया। शाम को जब गोपाल दास जी घर लौटे तो गीता जी उनसे कहने लगी, सुनिए जी, आपके बेटे का फोन आया था, बता रहा था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं रहती। अगले महीने उसकी डिलीवरी है और उन्हें कोई मेड भी नहीं मिल पा रही, इसलिए उन्होंने हम लोगों को बुलाया है। पत्नी की ये बात सुनकर गोपाल दास जी बोले, जब बच्चों को हमारी जरूरत है तब हम लोग काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। बेटा बहू हमें इतनी बड़ी खुशी देने जा रहे हैं तो क्या हम उनकी इतनी मदद नहीं कर सकते। वहाँ बहू को परेशानी हो रही होगी। तुम जल्दी से सामान पैक करो और वहाँ चलने की तैयारी करो। अपने पति की ये बात सुनकर गीता जी खुश हो गई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे को फोन किया
और उत्साह से बोली, बेटा हम 1-2 दिन में ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। गीता जी ने बड़े ही लाड़ प्यार और हमदर्दी के साथ अपने बेटे के पास आने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि उनका बेटा और बहू उन्हें किस इरादे से अपने पास बुला रहे थे। 2 दिन के बाद गीता जी और गोपाल दास जी अपने बेटे बहू के पास बड़े शहर में पहुंच गए। जैसे ही वे लोग घर पहुंचे तो विनोद ने कहा, देखो नामा, आपकी बहू की कल से तबीयत कितनी खराब है, उल्टियां हो रही हैं। अब तक तो जैसे तैसे मैं खाना बनाकर काम चला रहा था, अब आप आ गई हैं तो आप रसोई संभालिए और घर की बाकी की जिम्मेदारियां भी अब आपके ही हवाले हैं। बेटे ने उनसे इतना हक जताकर बात की तो गीता जी बहुत खुश हो गई। सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्यार करता है, कितने अपनेपन से उसने मेरे आते ही घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। पहुंचते ही गीता जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली और पूरे घर का काम करने लगी। सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का सारा काम गीता जी अकेले ही संभालती थी। गोपाल दास जी उनसे कहने लगे, अरे भाग्यवान, तुम पूरा दिन काम में ही लगी रहती हो, कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। फिर गीता जी हंसते हुए कहती, अरे एक बार सब कुछ अच्छे से निपट जाए तो मेरी चिंता खत्म होगी। तभी कमरे से पूजा की आवाज आई, माँ जी मेरे लिए चाय बना देना। उसी समय विनोद भी ऑफिस के लिए तैयार हो गया। माँ मेरा नाश्ता कहाँ है? गीता जी फिर से काम करने में जुट गई। आखिरकार वह समय भी आ गया जब घर में एक नन्हा मेहमान आ गया। सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और गीता जी तो दादी बनने की खुशी में अपनी सारी थकावट ही भूल गई थी। बड़ी खुशी खुशी अपनी बहू की सेवा करते जा रही थी। उसे समय से खाने के लिए पौष्टिक भोजन देती और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती। एक दिन गीता जी और गोपाल दास जी अपने पोते को गोद में लेकर उससे खूब लाड़ प्यार जता रहे थे। वह दोनों तो उसकी बलाएं ही लेते जा रहे थे। तभी उनका बेटा विनोद उनके पास आया और अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी आप तो जानते हैं कि हमें एक बड़ा घर लेना है। यह घर हम लोगों को बहुत छोटा महसूस होता है और आपको तो पता है कि घर खरीदने में लाखों रुपए की जरूरत होती है। फिर गोपाल दास जी बोले, तो बेटा इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अगले महीने मेरी एफडी मैच्योर होने वाली है। अब इस उम्र में हमें इतने पैसों की भला क्या जरूरत है? जितना भी पैसा आएगा वह सब तुम रख लेना। यह बात सुनकर विनोद की तो बाँछें ही खिल गई। उसके बाद अभी कुछ दिन ही बीते थे कि पूजा को घर बैठे हुए अपने ससुर जी खटकने लगे। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो तो किसी काम की हैं ही नहीं। घर का सारा काम तो उसकी सास ही करती है। ससुर जी तो बस घर में बैठकर काम ही बढ़ाते रहते हैं। तो पूजा ने अपने पति विनोद से कहा, आप अपने पिताजी को वापस उनके गांव भेज दीजिए। फिर विनोद ने उसे डांटते हुए कहा, पूजा तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम बाबूजी को घर भेजने की बात कर रही हो। मालूम भी है उनकी एफडी में कितना पैसा पड़ा है। उसी पैसे से बड़ा मकान खरीदने का हमारा सपना पूरा होने वाला है और मैंने उस पैसे के लिए बाबूजी से बात भी कर ली है। इसलिए जब तक वह पैसे नहीं आ जाते कोई भी ऐसी बात मत करना जिससे कि बाबूजी नाराज हो जाएं। अगले दिन जब गीता जी रसोई घर का सारा काम निपटाकर कमरे में पहुंची तो गोपाल दास जी बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। गीता जी बोली, अरे क्या बात है? बहुत सोच में डूबे हुए हैं।
तब गोपाल दास जी ने कहा, गीता, बहुत समय से विनोद एक बड़ा मकान खरीदने की जिद कर रहा है। देखा जाए तो उसकी बात भी सही है। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब बुढ़ापे में हम कब तक बेटा बहू से अलग रहेंगे। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम अपने गांव वाला मकान और जमीन बेच देते हैं और अब मेरी एफडी के पैसे तो मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इतना पैसा आ जाएगा कि इस शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद सकें, जिसमें हम लोग मिलकर एक साथ रहेंगे। यह बात सुनकर गीता जी बहुत खुश हो गई और कहने लगी, बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। फिर गोपाल दास जी बोले, ठीक है गीता, मैं कल ही गांव के लिए निकल जाता हूँ। एफडी के लिए सारी फॉर्मेलिटी भी पूरी करवा देता हूँ और गांव का मकान और जमीन बेचने की बात कर लेता हूँ। इस सब काम में एक सप्ताह तो लग ही जाएगा। गीता जी ने कहा, लेकिन अगले सप्ताह तो मुन्ने के जन्म की खुशी में घर में पार्टी है। अरे गीता, अगले हफ्ते तक तो मैं सब काम करके वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन गोपाल दास जी गांव के लिए निकल गए। उनके बेटा बहू गांव का मकान बेचने और एफडी के पैसे आने की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। वे दोनों खुली आंखों से बड़े आलीशान मकान के सपने देखने लगे। एक दिन की बात है, जब गीता जी रसोई घर से काम करके बाहर आई, तभी उन्होंने मुन्ने के रोने की आवाज सुनी। वह तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अचानक उनकी बहू गुस्से से बोली, माँ जी, आपने मुन्ने को बिना हाथ धोए उठा कैसे लिया? क्या आपको इतना भी नहीं मालूम कि इससे इन्फेक्शन हो जाता है? आगे से मुन्ने को गोद में उठाना हो तो सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया करो। गीता जी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें हैरानी तो इस बात की थी कि उनकी बहू ये सब बातें उनके बेटे विनोद के सामने कह रही थी, लेकिन विनोद ने उसे एक शब्द तक नहीं कहा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और गीता जी की बहू पूजा इसी तरह उनके किसी न किसी काम में कोई न कोई कमी निकालती रहती और उनका बेटा मुखदर्शक बनकर यूं ही देखता रहता। जब मुन्ना 1 महीने का हो गया तो विनोद और पूजा ने एक पार्टी का आयोजन किया। पार्टी वाले दिन गीता जी की बहू पूजा उनके पास आई और कहने लगी, माँ जी, आपके पास तो कोई अच्छी सी साड़ी भी नहीं है जो आज आप पार्टी पर पहन सकें। जो साड़ियाँ आप गांव से लेकर आई थी वो सब पुराने डिजाइन की हैं। अगर आप अपनी पुरानी सी सूती साड़ी पहनकर हमारे मेहमानों के सामने आएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, आप आज पार्टी के लिए मेरी साड़ी पहन लीजिए, लेकिन संभाल कर पहनना, क्योंकि ये साड़ियाँ मेरी माँ ने दी हैं और बहुत महंगी हैं। ध्यान रखना कि इस साड़ी पर कोई दाग न पड़े। गीता जी ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी साड़ी पहन लूंगी, लेकिन ज्यादा महंगी साड़ी मत देना। कोई हल्की सी साड़ी देना, तभी मैं पहनूंगी। पूजा ने अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर अपनी सास को देते हुए कहा, लो माँ जी, आप ये साड़ी पहन लेना। ऐसी साड़ी तो आपने कभी जिंदगी में नहीं पहनी होगी, जैसी मैं आज आपको पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की ये बातें गीता जी को मन ही मन दर्द दे रही थी। अपनी बहू की साड़ी पहनने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरी में बहू की साड़ी पहन ली। शाम को पार्टी के दौरान उनके बेटा बहू सभी मेहमानों के साथ हंसने बोलने में व्यस्त थे। उधर गीता जी भाग दौड़ करते हुए सारा काम संभाल रही थी। उनके पति गोपाल दास जी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि जिस कार्य के लिए वो गांव गए थे
उसमें अभी 2 दिन का समय और लगना था। सभी मेहमानों की खातिरदारी करते करते गीता जी को थकावट महसूस हो रही थी। इसी दौरान उनका पैर रसोई घर के दरवाजे की चौखट से टकराया और चाय उनकी साड़ी पर गिर गई। उसके बाद तो उनके बेटा बहू सभी लोगों के सामने अपनी मां को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। ऐसे अपमान भरे शब्द सुनकर उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बिना खाना खाए अपने कमरे में चली गई और बहू की साड़ी को उतारकर एक तरफ रख दिया। पार्टी के बाद उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं कल तुम्हारी साड़ी साफ करके तुम्हें वापस दे दूंगी। तो पूजा गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहरबानी करने की। मैं अपनी साड़ी को घर पर नहीं धोती हूँ। मैं अपनी साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाती हूँ। एक साड़ी को ड्राई क्लीन करवाने का खर्च 500 रुपए आता है। मैं आपकी तरह फटीचर साड़ियां नहीं पहनती हूँ। बहू की ये बातें सुनकर गीता जी स्वयं को बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। अब उनका उस घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अगले दिन जब उनके बेटा बहू घर पर नहीं थे, तब उनके पति का फोन आया और गीता जी से पूछने लगे कि पार्टी कैसी रही। तो गीता जी कुछ बोल नहीं पाई। क्या हुआ भाग्यवान, तुम ठीक तो हो? वहां सब लोग तो ठीक हैं ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। बस आप जल्दी से आ जाइए। मुझे आपके बिना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, गीता जी ने रुंधे स्वर में कहा। अचानक गीता जी के मुंह से यह बात सुनकर गोपाल दास जी हैरान रह गए और कहने लगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सच सच बताओ, हुआ क्या है? तब गीता जी ने रोते हुए अपनी आप बीती उन्हें फोन पर बता दी। यह सब सुनकर गोपाल दास जी को बहुत गुस्सा आया। गोपाल दास जी ने हमेशा अपनी पत्नी के साथ इज्जत से बात की थी, कभी उनके स्वाभिमान पर ठेस नहीं आने दी थी। लेकिन आज जब उन्हें ये पता चला कि उनकी पत्नी को उनके बेटे बहू ने भरी महफिल में इतना शर्मिंदा किया, वो भी एक साड़ी की वजह से, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वे सोचने लगे कि 2 महीने से मेरी पत्नी इन लोगों की सेवा में तन मन से लगी हुई है और इस सब का ये सिला दिया बेटे बहू ने। 3-4 दिन के बाद गोपाल दास जी अपने बेटे के घर पहुंच गए। वे अपने साथ एक बड़ा सा शॉपिंग बैग लेकर आए थे। उन्होंने वो बैग डाइनिंग टेबल पर रख दिया और अपनी पत्नी से मिलने उनके कमरे में चले गए। थोड़ी देर के बाद जब उनकी बहू पूजा कमरे से बाहर निकलकर आई तो उसने शॉपिंग बैग देखा और बड़े उत्साह के साथ उसे खोलने लगी। देखा तो उसमें एक खूबसूरत सी साड़ी रखी हुई थी। पूजा को लगा कि शायद वो साड़ी उसका पति विनोद उसके लिए लेकर आया है। उसे तो अभी तक भनक भी नहीं थी कि उसके ससुर जी घर पर आ गए हैं, क्योंकि जब वे आए थे तो पूजा उस समय अपने कमरे में सो रही थी। उसे लगा कि विनोद उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर आया है। पूजा फटाफट से साड़ी लेकर कमरे में चली गई और वो साड़ी पहन ली। साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी और बहुत महंगी भी। पूजा सोचने लगी कि ये साड़ी कम से कम 30,000 रुपए की होगी। वो तो हमेशा से ऐसी ही साड़ियां खरीदना चाहती थी। उसके थोड़ी देर के बाद ही विनोद भी ऑफिस से घर आ गया। अपने कमरे से निकलकर पूजा ने विनोद को आवाज देकर कहा, देखिए ना, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो विनोद ने उसे उस साड़ी में देखा तो उसकी आंखें खुली रह गई और बोला, पूजा, ये साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन तुमने कब खरीदी मुझे बताया भी नहीं। ये सुनकर पूजा हैरान होते हुए बोली, क्या मतलब? क्या ये साड़ी तुम नहीं लाए? अरे क्यों मजाक कर रहे हो?
यही तो रखी थी ये साड़ी, देखो कितनी सुंदर है। आप नहीं लाए तो कौन लाया होगा। उसी समय पूजा और विनोद की बातें सुनकर गोपाल दास जी अपनी पत्नी के साथ बाहर निकले। पूजा और विनोद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी गोपाल दास जी कहने लगे, बहू वो साड़ी विनोद नहीं मैं लेकर आया था। तभी विनोद ने कहा, अरे पिताजी आप कब आए। बस बेटा अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, और बहू ये साड़ी मैं तुम्हारे लिए नहीं अपनी पत्नी के लिए लेकर आया था। खैर छोड़ो बहू, मुझे लगता है शायद इस साड़ी की मेरी पत्नी से ज्यादा तुम्हें जरूरत थी। मुझे मालूम है तुम्हारे पास बहुत सी साड़ियाँ होंगी, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इतनी महंगी साड़ी तुम्हारे पास एक भी नहीं होगी। अपने ससुर के मुंह से ये बात सुनकर पूजा के तन बदन में आग लग गई। उसे ऐसा लगा जैसे ये साड़ी पहनकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। वो तुरंत गुस्से से कमरे में गई और कपड़े बदलकर उस साड़ी को शॉपिंग बैग में डालकर वापस ले आई, और जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखने लगी तभी गोपाल दास जी बोले, इसकी कोई जरूरत नहीं है बहू, ये साड़ी अब तुम ही रखो, क्योंकि मेरी पत्नी अब किसी की उतरन नहीं पहनेगी। अब ऐसी ऐसी हजारों साड़ियों की वो मालकिन होगी। गोपाल दास जी की यह बात सुनकर उनका बेटा विनोद प्रश्नवाचक निगाहों से उनके चेहरे की ओर देखने लगा। तभी गोपाल दास जी बोले, क्यों हैरान रह गए बेटा। फिर उन्होंने अपने बैग में से कुछ कागज निकाले और विनोद के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क पर मैंने अपनी पत्नी के नाम पर साड़ियों का पूरा शोरूम खरीदा है। यह उसी के कागज हैं। अपने ससुर की यह बात सुनकर पूजा के तो होश ही उड़ गए, और यह बात सुनते ही विनोद भड़क उठा। ये क्या बाबूजी, आप तो हमारे मकान के लिए पैसों का इंतजाम करने गए थे ना। आपने तो मुझसे वादा किया था कि वह पैसे आप मुझे देंगे, फिर ये सब क्या है। हाँ बेटा, लेकिन उससे पहले मैंने अपनी पत्नी से वादा किया था कि मैं उसे एक सम्मान भरी जिंदगी दूंगा, और उसकी बेइज्जती करने का हक मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है। और बहू तुम ये कतई मत सोचना कि मेरी पत्नी महंगी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। मेरी अच्छी खासी नौकरी थी और अब भी मुझे पेंशन मिलती है। लेकिन वो तो गीता ही हमेशा साधारण जिंदगी जीना चाहती थी, इसलिए उसने कभी महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च करना उसे बेहतर लगता था, इसलिए उसने कभी अपने ऊपर ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। और बेटा विनोद, ये तो हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन बच्चों के लिए हम लोग जिंदगी भर त्याग करते आए, वही बच्चे हमें ये दिन दिखाएंगे। अरे हम लोग तो अपना गांव का मकान और जमीन बेचकर सब कुछ तुम्हारे हवाले करके तुम्हारे साथ रहने के बारे में सोच रहे थे। जमीन तो मैंने बेच दी, लेकिन अच्छा हुआ कि मकान बेचने से ठीक 2 दिन पहले तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अपना रंग दिखा दिया। बहू, अब तुम्हारी सास महंगी साड़ियाँ पहनेगी, फिर तो तुम अपनी सास से नहीं कहोगी ना कि वो फटीचर साड़ियाँ पहनती है और उसे महंगी साड़ियाँ पहनने की समझ नहीं है। गोपाल दास जी के मुंह से ये जवाब सुनकर पूजा को ऐसा लग रहा था कि जैसे बिना थप्पड़ खाए ही उसके गाल पर किसी ने झन्नाटेदार तमाचा मारा हो। अपने पिता की बातों का पूजा और विनोद को कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी गोपाल दास जी बोले, चलो गीता, तुम अपना सामान पैक कर लो, अब हमें यहाँ रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम आज ही बल्कि अभी अपने घर के लिए निकल जाएंगे। हम अपने घर में बहुत अच्छे से रह सकते हैं। जाते समय गोपाल दास जी ने विनोद से वो कागज लिए और कहा, बेटा तुम्हारी माँ ने बड़े लाड़ प्यार से तुम्हें बड़ा किया था,
तुम्हारे किसी शौक में उसने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि एक दिन वही बेटा उसका मजाक बनाकर रख देगा। माफ करना बेटा, तुम जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, लेकिन जिसके कारण तुम यहाँ तक पहुँचे हो उसी को तुमने पीछे छोड़ दिया। बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन तुमने तो अपनी माँ का संघर्ष देखा था। अरे एक साड़ी ही तो गंदी हुई थी, तुमने अपनी माँ की कितनी साड़ियाँ गंदी की थी, इसका तो अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। इतना कहकर गोपाल दास जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गांव के लिए निकल गए। आज विनोद और पूजा की नजरें शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थी। वे दोनों पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए निशब्द खड़े रह गए। किसी ने क्या खूब कहा है, माँ बाप की तकलीफों को कभी नजरअंदाज मत करना। जब ये बिछड़ जाते हैं तो रेशमी तकियों पर भी नींद नहीं आती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।